वेट करें कि लेबर पेन होगा और आपका बच्चा जाएगा और उस केबिन के अंदर सब बैठ के बात करें कि अभी इसकी डिलीवरी होगी और देखो इसका बच्चा नहीं बचेगा, इसकी क्या हालत होगी। वो फुसफुसाती आवाजें मुझे बहुत दिन तक मेरे कानों में, मेरे सपने में आती रही हैं। और हम वहाँ पे पहुंचे, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि सर्विक्स ओपन हो चुका था, ब्लीडिंग हो रही थी, वहाँ से कहीं नहीं जा सकते थे, लेकिन वो डॉक्टर कमिट करके आई ही नहीं डिलीवरी के लिए। क्यों? उसका ये था कि बेबी तो आपका बचेगा ही नहीं, मेरे बच्चे को बचा दो, एज अ मदर ये कर दो, मैं कभी यूपीएससी के एग्जाम में नहीं दूँ। अगर आप किसी और की भी कहानी लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी बात को महसूस करके लिख रहे हो, तभी वो दूसरों तक पहुंच पाती है। तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल भागो, विद इन 10 मिनट भी आपको लेबर पेन होगा और 10 मिनट में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। कहाँ से मोटिवेशन आता है? मतलब मैं अगर आपको अपने आप को आपकी जगह रखूं, मैं इतना ज्यादा तो मोटिवेट नहीं हो सकता है। और मुझे हमेशा ये लगता था ना कि अपनी सी बुरी चीजें भी मैंने देखी, मेरे से बुरी स्थिति में भी लोग थे, मैं खुद को पॉजिटिव कर लेती थी। मैं एज अ बहुत बदकिस्मत माँ हूँ कि मैं अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई थी। लेकिन मेरी लाइफ में मेन वहीं पे एक मोड़ आ गया कि जब आईएएस की तैयारी स्टार्ट की तो शादी हो चुकी थी, शादी के 4 साल हो चुके थे, तो प्रेगनेंसी हो गई। और डेफिनेटली करना ही पड़ता है। लोग मुझे बोलते हैं कितनी बहादुर हैं आप, तो मैं ये कहती हूँ मैं बहादुर नहीं हूँ, ऑप्शन नहीं था। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। मेरे साथ जो बैठी हैं उनके बारे में अभी जब बात हो रही थी तो थोड़ा सा मैं भावुक भी हो गया था, थोड़ा सा लगा भी कि ऐसा भी हो सकता है। और मैं बता दूं कि आईसीयू का खिलाड़ी मैं भी था कोविड में, तो मैं भी बच गया समहाउ। और तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं क्यों बचा, क्योंकि मुझे उस वक्त लग गया था, कहीं ना कहीं इंसान को लगने लग जाता है कि अब बचना नहीं है, तो मुझे लग गया था मैं बचूंगा नहीं, लेकिन समहाउ मैं बच गया। तो मेरे को लगता है कि शायद कुछ रीज़न रहा हो। रोशनी गुप्ता जी ने वही करा, एक नहीं कई बार मेडिकल मुझे ऐसा लगता है, अगर अगेन जस्ट टू ऐड ऑन, जब भी कोई घर में कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है पूरे परिवार में। जो बीमार है वो तो बेचारा बीमार है ही, उससे तो पूछो ही मत वो बेचारा किस पेन से गुजर रहा है। लेकिन जो बीमार नहीं है आसपास के, वो भी उतना ही बीमार है, वो और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं क्योंकि मेडिकल ट्रॉमा आ जाता है। और वो इससे निकलने में लोगों को महीनों नहीं सालों लग जाते हैं। आपने इतना कुछ झेल लिया है, शॉर्ट एंड क्रिस्प में आप पहले बता दीजिए कि कैसे आपका प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हुआ, प्री मैच्योर बेबी हुआ, वो सिर्फ 2 दिन सरवाइव कर पाया, एंड हाउ कुड यू कम आउट ऑफ दिस पेन? फॉर अ फीमेल इट्स अ वेरी डीप पेन। डेफिनेटली लाइक फिर भी मैं इजीली अब बातें कर पाती हूँ, मुश्किल होता है। I don't want to do that, but I'm sure आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप कर ले जाएंगी अब बात। डेफिनेटली करना ही पड़ता है। लोग मुझे बोलते हैं कितनी बहादुर हैं आप, तो मैं ये कहती हूँ मैं बहादुर नहीं हूँ, ऑप्शन नहीं था, बनना पड़ा। ऑप्शन नहीं था, बहादुर कोई नहीं बनना चाहता है, लेकिन ऑप्शन नहीं था। वो बात होती है ना कि बहुत से गम दिसंबर में दिसंबर के नहीं होते, बहुत से गम दिसंबर में दिसंबर के नहीं होते, उसे भी जून का गम था मगर रोया दिसंबर में। क्या बात हो। बस छोटी सी जर्नी यही है कि यूपी से बिलोंग करती हूँ। रोजी रोटी के लिए जैसे सब शहर आते हैं, दिल्ली में आई एंड सब ठीक ठाक चल रहा था, काम कर रहे थे, कॉल सेंटर में जॉब की, बैंक में जॉब की, अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट रन कर रही थी, खुश थी। फिर अचानक ये भी बताइए कि आप यूपी में जिस एरिया से आई वहाँ पर फीमेल्स के लिए इतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे आपके बस मैं शॉर्ट में बताना चाहती थी, दैट्स व्हाई अगर इजाजत है नहीं मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि फीमेल्स अभी भी जो सोचती हैं, हालांकि ऐसा सिनेरियो काफी चेंज हो गया, बट देयर आर फीमेल्स जो अभी भी सोचती हैं कि शायद मैं बाहर जाकर नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकती हैं। खैर एनीवेज, हाँ फिर दरअसल बचपन से ही ना लाइक बहुत इंट्रोवर्ट तो नहीं रही हूँ, बट ये है कि डिबेट्स वगैरह में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। वो स्कूल जो था जहाँ पे मैं पढ़ी हूँ, जो विद्यालय, वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते थे, तो भाषण प्रतियोगिता होती थी। तो उस टाइम पे न्यूक्लियर ये और इस पे और ये सब चीज़ों पे देते देते तो बहुत अप्रिशिएट करते थे वहाँ पे। मेरे दादाजी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनका कहना था ना कि नहीं नहीं मतलब ये सब चीज़ें करो, वो बहुत अप्रिशिएट करते थे। उनको बहुत अच्छा लगता था जब हम भाई बहन जाकर वहाँ पे परफॉर्म करते थे। और उस समय थोड़ा थोड़ा समझ में आता था कि चीज़ें सुंदर हैं, लेकिन जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, यूपी हो, बिहार हो, वही परिवेश है कि पढ़ लिख कर अगर आपने साइंस लिया है तो आप डॉक्टर चले जाइए, मैथ लिया है तो इंजीनियर बन जाइए, वही उस समय बहुत बड़ी बात थी। और लड़कियों के लिए तो ये भी नहीं सोचा जाता था, ये था कि एक अच्छे घर में शादी हो जाए, गृह विज्ञान ले लो। मैंने उस टैबू को भी तोड़ा, अपनी जिद पे मैंने बायो ली। मेरे फादर का कहना था क्यों लेना बायो, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि बायो पढ़ा नहीं सकते, मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका था कि ये बायो पढ़ेगी अगर 12th तक, तो 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। जिस एरिया में हम बिलोंग करते तो वहाँ सिंपल BA हो सकता था। उनके लिए मुसीबत ये थी कि ये करेगी
कि इसके बाद बीएससी करने का बोलेगी, तब बाहर भेजना पड़ेगा। तो उनका था कि बीए करो। अपनी जिद पे मैंने 12th किया और मुझे समझ में आ गया, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मैं नहीं कर पाई बीएससी, बाहर नहीं जा सकते थे, तो मुझे था कि ये नहीं करने दोगे तो मैं बाहर जाके कुछ नौकरी वगैरह करूंगी। और सच बोलूँ तो लिटरली कोई आइडिया नहीं, तो वो न्यूज़पेपर में विज्ञापन छपते थे, आवश्यकता है 12th पास लड़कियों की और आइए आपकी नौकरी लग जाएगी, 52,000 रुपये पैसे। तो मुझे बहुत ईजी प्रोसेस लगता था, मुझे लगता था यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि मुझे ये था ना कि एक सिंपल ज़िंदगी नहीं चाहिए थी। मुझे घरेलू कामों से कोई परहेज नहीं था, लेकिन मुझे अपनी पहचान भी चाहिए थी। जैसे इस बात पे भी मैंने एक कविता लिखी है, कभी बताऊंगी कि मुझे यही नहीं चाहिए था कि ये इनकी वाइफ है, ये इनकी सिस्टर है, ये फलाने की बहू है। रोशनी क्या है, मेरी भी एक पहचान हो कि उसके सामने। तो उस समय लगता था टीचर ही बन जाऊँ किसी तरीके से। तो पता चला टीचर के लिए बीएड करना पड़ता था, उसका भी फाइनेंशियल प्रोसेस अलग था। तो मुझे सबसे ईजी लगा कि मैं हमेशा अपने सपने दूसरों पर नहीं थोपती, तो मैं पापा या मम्मी पे नहीं थोपना चाहती थी कि भाई वो पढ़ाएं तब जाके कुछ बनूं। मुझे तो 12th के बाद मैं नौकरी करने चली जाऊंगी, जो समझ में आएगा खुद से फीस भरूंगी। तो यहाँ आ गए, तो यहाँ तो पता चला यहाँ की दुनिया बहुत अलग है। कॉल सेंटर में आई तो क्योंकि सबसे ईजी प्रोसेस था कॉल सेंटर। 12th के बाद आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं, अगर आपके पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। बीए फर्स्ट ईयर में थी, नौकरी के लिए चली आई थी। जब यहाँ आई तो कॉल सेंटर में सब कुछ ठीक चल रहा था, एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे प्रोसेस समझ में आया। कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया अपने एक फ्रेंड के साथ, वो भी ठीक चल रहा था। लेकिन पढ़ने में बचपन से अच्छी थी और पता था एक सबसे प्यारी चीज़ होती है जो यूपी बिहार में लोग बोलते हैं कि अधिकारी बन जाइए, डीएम बन जाइए, एसपी बन जाइए। तो मुझे लगा कि अब तो टाइम आ गया है, अब अपने पास इतना है कि फीस भी भर सकते हैं, अब आईएएस की तैयारी करते हैं। लेकिन मेरी लाइफ में मेन वहीं पे एक मोड़ आ गया कि जब आईएएस की तैयारी स्टार्ट की तो शादी हो चुकी थी, शादी के 4 साल हो चुके थे, तो प्रेगनेंसी हो गई। और प्रेगनेंसी भी ठीक चल रही थी, थोड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, आजकल नॉर्मली होते हैं, बेड रेस्ट पे थी, लेकिन बेड पे भी अपना पढ़ती रहती थी। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट था, बहुत दिल लग रहा था पढ़ने में और लग भी रहा था कि निकल भी जाएगा। लेकिन उसी समय प्रेगनेंसी हुई और प्रेगनेंसी के बाद मेरी प्री मैच्योर डिलीवरी हो गई। मोस्टली डॉक्टर्स बोलते हैं कि 7वां महीने पे आजकल NICU और इतनी सारी सर्विसेज हैं कि बच्चा बच जाता है, बट मेरा ना एक इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स का इशू था और वो 6.5 महीने पे ही हो गया। और फिर बच्चा NICU में रहा, सर्वाइव ही नहीं कर पाए, 1-1.5 दिन रहा। और मतलब शायद मैं एज बहुत बदकिस्मत माँ हूँ कि मैं अपने बच्चे को देख भी नहीं पाई थी, उसको वहीं से लेके चले गए और आज तक मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा कैसा दिखता था। दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। फिर वहाँ से निकले, पता चला मेरे स्पाइन में भी प्रॉब्लम है। स्पाइन में मेरे फ्रैक्चर कैसे हुआ, क्या रीज़न नहीं समझ में आया, लेकिन ये मेरे बच्चे की ये इशू जैसे हुआ उसके 1-1.5 महीने बाद मेरे स्पाइन में पता चला L5-S1 मेरा पूरा डैमेज है, एनुअल टीयर है, लिस्थेसिस है, तुरंत बेड रेस्ट पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल हिल नहीं सकते, कुर्सी पर भी बैठ नहीं सकते हैं। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन भी नहीं था कि मैं दोबारा यूपीएससी की तैयारी करूँ, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी डेडिकेशन मांगती है, समय मांगती है। और मेरी स्थिति ऐसी थी कि मेरे पैर ही नहीं काम कर रहे थे, पैर पूरे सुन्न हो जाते थे, अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पाती थी मैं। तो मेरे साथ साथ ये मेरी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल प्रोसेस था कि ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट में इतने एक्सपेंसेस थे, सारी चीज़ें उसको बियर करें या मेरी केयर करें, वो सब चीज़ों से निकल के किसी तरीके से उस समय ना मैं बोल सकती हूँ कि मुझे संभाला किताबों ने। क्योंकि उस समय मुझे लगा कि कुछ नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहे, पैर नहीं काम कर रहे, दिमाग काम कर रहा है। कोई नहीं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ लेटे लेटे वीडियो बनाएंगे। उस समय ये जो स्टॉक वगैरह पे थोड़े से मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह को सुनती थी। तो मुझे हमेशा ये लगता था ना कि अपनी सी बुरी चीज़ें भी मैंने देखी, मेरे से बुरी स्थिति में भी लोग थे, मैं खुद को पॉजिटिव कर लेती थी। कोई बात नहीं, आँख तो नहीं फूटी, किसी एक्सीडेंट में पैर तो नहीं कटा, हाथ तो सलामत है। कहाँ से मोटिवेशन आता है? मतलब पर्सनली मैं अगर अपने आप को आपकी जगह रखूं, मैं इतना ज़्यादा तो मोटिवेट नहीं हो सकता है इंसान। नहीं, मुझे ऐसा नहीं कि इतनी बहादुर थी उस समय, मुझे भी लगता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बहुत इजी सा प्रोसेस था, मेरे आसपास सबकी प्रेगनेंसी हुई। उस वक्त इंसान को लगता है कि मेरी क्या गलती है, मुझे तो पता भी नहीं। और मेडिकल चीज़ों में तो हमेशा ही रहता है कि आई डोंट इवन नो मुझे बुखार ही क्यों हो गया भाई, अगर ऐसे देखा जाए तो। बिल्कुल, उस समय लगता था, मुझे भी लगता था। पर हुआ क्या ना कि इस प्रोसेस में एक गिल्ट का फैक्टर बहुत ख़राब होता है लाइफ में। किसी भी बात का गिल्ट आदमी को खा जाता है। जब मेरे बच्चे की डिलीवरी थी, दैट टाइम हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी, मेरी
क्रिटिकल सिचुएशन थी, डॉक्टर्स को पहले से पता था कि इसका सर्विक्स ओपन हो चुका है। जितना 9 मंथ के टाइम पे सर्विक्स ओपन होकर डिलीवरी होती है, मैं बिल्कुल नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी कि जैसे हैप्पी कि ये आज बेबी की मैं हार्ट बीट सुनूंगी, इतने टाइम के बाद जा रही हूँ, ये ऐसा होगा, एकदम खुशी खुशी गई। घर में मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंगो शेक बना के अपने फ्रिज में रख दिया था कि बाहर का कुछ नहीं खाना, वापस आऊँगी तो हेल्दी खाना है, हेल्दी ड्रिंक पीनी है, कुछ खाना बना के रख के गई थी किचन में। और जब मैं वहाँ पे पहुंची तो डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल भागो, विद इन 10 मिनट भी आपको लेबर पेन होगा और 10 मिनट में आपकी डिलीवरी हो जाएगी और कोई चांसेस नहीं है, कितना पैसा लगेगा, बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, एम्स चले जाओ या कहीं चले जाओ। और उसी समय मुझे पेन स्टार्ट हो गया क्लिनिक में बैठे बैठे, पूरा सब शैटर्ड हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मेरे हस्बैंड नहीं, सिचुएशन ऐसी कि मेरी मदर होम टाउन गई, मेरी बड़ी सिस्टर उस समय दिल्ली में अवेलेबल नहीं, कोई फीमेल अवेलेबल नहीं जो वहाँ पे आ सके साथ में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ हमारे यहाँ पे, हम ट्राई करते हैं। फैमिली डॉक्टर ही थे मेरी सिस्टर के, तो फिर उन्होंने 2 दिन 3 दिन अपने क्लिनिक में रखा और मिरेकल ही हुआ कि बच्चा मतलब मेरी डिलीवरी नहीं हुई। जहाँ पे था कि अभी हो जाएगी तभी हो जाएगी, सुबह शाम नर्सेज आके पूछ रही अभी होगी डिलीवरी, अभी लेबर पेन हो रहा है, अभी लेबर पेन, आप वेट करें कि लेबर पेन होगा और आपका बच्चा जाएगा और उस केबिन के अंदर सब बैठ के बात करें कि अभी इसकी डिलीवरी होगी और देखो इसका बच्चा नहीं बचेगा, इसकी क्या हालत होगी। वो फुसफुसाती आवाजें मुझे बहुत दिन तक मेरे कानों में, मेरे सपने में आती रही हैं। फिर ये सब चीजें चली और 1 हफ्ते बाद मुझे डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया कि नहीं, लग रहा है कि आपको लेबर पेन नहीं होगा। पहली बार हमारे हॉस्पिटल में ये मिरेकल होने जा रहा है कि किसी का सर्विक्स इतना ओपन हुआ और उसको डिलीवरी नहीं हो रही। आपका बेबी बच जाएगा, बस 2 हफ्ते और हैं, 7 महीने पूरे होंगे और आपका बेबी बच जाएगा। हम इतने खुश, हम घर आ गए और 2 दिन रहे थे। और मुझे याद है कि मुझे दोपहर से पेन स्टार्ट हुआ और मैं वो पेन अपने घर वालों को बता नहीं रही थी। अगर मैं बता दूंगी तो ये मुझे लेके चले जाएंगे और मेरी डिलीवरी कर दी जाएगी और मेरा बच्चा चला जाएगा। और दैट टाइम मेरा थोड़ा सा सिस्टम अलग है, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो लोग ये प्रे करते हैं ना कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा ना तो मैं इतने लड्डू चढ़ा दूंगा या फिर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँगा, ये प्रोसेस करूँगा या फिर इतने लोगों को ये दान कर दूंगा। मेरा ये होता है कि वो ईश्वर हैं, वो सर्वदाता हैं, वो सबको देते हैं, उनको मेरा कुछ नहीं चाहिए। बहुत टफ टू टफ अगर मैं उनसे कुछ बोल सकती हूँ तो अपनी सबसे प्यारी चीज़ उनके सामने रख सकती हूँ। आप सोचिए, मैंने अपना इंस्टीट्यूट, अपनी जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी। मेरे लिए उससे प्यारा सपना कोई नहीं था। दैट टाइम मैंने भगवान से बोला कि मेरे बच्चे को बचा दो, एज अ मदर ये कर दो, मैं कभी यूपीएससी के एग्जाम में नहीं बैठूं। मैं इससे बड़ा कुछ अभी मेरे पास है ही नहीं देने के लिए, क्योंकि कुछ है नहीं, इतनी अमीर नहीं हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी दान कर दूँ, कुछ कर दूँ। मेरे पास अगर कुछ है जिसकी वजह से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरा सपना है। यूपीएससी के लिए मैंने सब छोड़ दिया था, अपनी नौकरी, अपना इंस्टीट्यूट, तो मुझे था कि इसमें नहीं बैठूंगी, कभी नहीं बैठूंगी, बस मेरे बच्चे को बचा दो। और फिर लेबर पेन ऐसी चीज़ है कि आप कितना छिपाएंगे, दर्द होता रहा, बियर करती रही। आधे 1 घंटे के बाद मुझे बताना पड़ गया सबको और सब मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हमने डॉक्टर को कॉल किया, सीनियर डॉक्टर थी, कि ऐसा ऐसा पेन हो रहा है, अगर आप आ रही हैं तो हम आपके पास आती हैं, तो कोई बड़ा हॉस्पिटल रिकमेंड कर दीजिए। 2:30-3 बजे का वक्त था, हम वहाँ चले जाते हैं। उन्होंने बोला नहीं आप आ जाओ। और हम वहाँ पे पहुँचे, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि सर्विक्स ओपन हो चुका था, ब्लीडिंग हो रही थी, वहाँ से कहीं नहीं जा सकते थे। लेकिन वो डॉक्टर कमिट करके आई ही नहीं डिलीवरी के लिए। क्यों? उसका ये था कि बेबी तो आपका बचेगा ही नहीं, 6.5 महीने का है, तो एफर्ट क्या करना, जूनियर डॉक्टर्स हैं देख लेंगे। बहुत वहाँ का फेमस हॉस्पिटल था, आज भी वो हॉस्पिटल रन हो रहा है, उसके अगेंस्ट मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। और आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे, मैं लेबर पेन में थी, वो लोग वहाँ पर बैठ के आराम से बैठे हैं, डिस्कशन करें कि यार इसका बेबी तो बचेगा नहीं, इसका बेबी तो बचेगा नहीं, कोई बात नहीं, अभी ठीक है, हो जाने दो। और आप मिरेकल देखिए, वो बच्चा ना बोलते हैं ना उल्टा था। और ऐसे केसेस में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते हैं, सी सेक्शन करते हैं। और उन्होंने बोला बचना नहीं, इतने पेन में मेरी डिलीवरी हो, और वो बहुत मुश्किल प्रोसेस। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो उसको वैसे भी बहुत सफोकेशन होगा निकलने में। ईजिली आप जब सी सेक्शन करके निकालेंगे तो निकल जाता है और तुरंत आप NICU में ले जा सकते हैं। जिस तरह का मेरा केस था, वहाँ पर एक पूरी टीम होनी चाहिए थी डॉक्टर्स की, बट वहाँ पे खड़े होने चाहिए थे पहले से। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी और NICU वाले डॉक्टर्स होने चाहिए थे, नर्सेज होने चाहिए थे, कोई 2 सीनियर डॉक्टर होने चाहिए थे। पर उस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं इतने पेन में थी और इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, कहीं जा नहीं सकते थे। हस्बैंड ने एम्स के लिए ट्राई किया। और ये भी होता है, आज के टाइम पे इतना कुछ मेडिकल चीज़ें देख रखी है कि अब सब पता है, लेकिन उस समय पहली बार हमारे साथ कुछ हुआ था, हमें नहीं समझ में आ रहा था क्या करें।
और मिरेकल देखिए, मेरा बेबी हुआ और मेरा बेबी ब्रीथ कर रहा था। और फिर वो ज़बरदस्ती लेके गए कि ठीक है, उसके बाद बुलाया गया, अरे बच्चा तो जिंदा है, ये तो सर्वाइव कर रहा है, ये तो इसको तो सांस आ रही है। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। उन्होंने मुझे दिखाया कि आपके बच्चे का जेंडर, उसको NICU में लेके चले गए। एंड आफ्टर दैट फिर 1-1.5 दिन का प्रोसेस रहा। और हुआ क्या कि जो नाल होती है जो आपकी और मदर की बच्चे की कनेक्टेड होती है, मोस्टली डिलीवरी के बाद वो अपने आप गिर जाती है। मेरे केस में क्या हुआ कि प्रीमेच्योर डिलीवरी थी तो नाल अपने आप गिरी ही नहीं, पूरा ब्लीडिंग होती रही और 8 घंटे लगातार ब्लीडिंग होती रही। मैं बोलती रही कि नाल नहीं गिरे। उन्होंने बोला हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, अभी नाल गिर जाएगी, नहीं होगी आपको ब्लीडिंग। 1 घंटे हुआ, 1.5 घंटे हुए, 2 घंटे। उन्होंने बोला अब डॉक्टर्स आएंगे, सीनियर डॉक्टर आएंगे, तब हो जाएगा। फिर उन्होंने कोई मेडिसिन दी, तब भी नाल नहीं गिरी। और मैं प्रॉपर बच्चे के ट्रॉमा में अलग थी, वो पेन अलग हो रहा था, ब्लीडिंग अलग हो रही थी। 9 घंटे बीत गए, सुबह 5 बजे डॉक्टर आई हैं। 9-10 घंटे में प्रॉपर ब्लीडिंग में खून से लथपथ। और प्रॉब्लम ये कि मेरे पूरे घर वाले बच्चे के साथ कोई मेरे पास नहीं था मुझे देखने के लिए। तो उस टाइम मुझे भी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया था फैलना। और किसी तरीके से उस समय भी मैं बस बच गई। बच्चा तो बहुत अलग बात हो गई। 2 दिन बाद पता चला कि बच्चा ही नहीं बचा, और फिर तो मैं उसे देख ही नहीं पाई। वो बहुत अलग जर्नी है। माइक पे जब आप जाते हैं तो आप अपनी कहानियाँ सुनाती हैं? शुरुआत ऐसे ही करती हैं कि कैसे होती है? ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि सारी कहानियाँ अपनी ही सुनाती हूँ, पर जिस हिस्से को आपने जिया है, जो प्रोसेस आपकी लाइफ में रहा है, तो मेरी हर कहानी में कहीं ना कहीं छोटा हिस्सा आ जाता है, टुकड़ा आ ही जाता है। हाँ, मेरे साथ क्या है कि जैसे सब मुझे बोलते हैं बड़ी कहानीबाज लड़के, अगर आप मुझसे एक छोटा सा भी हिस्सा बोलेंगे। पहले मैं कविताएं सुनाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे समझ में, मेरी कविताएं भी कहानी जैसी हो जाती थी। अगर आप मुझसे कुछ भी पूछेगा, रोशनी ये नेल पेंट लगाया हुआ है बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं इसकी भी कहानी बताऊंगी। आपको पता है जब ऐसे गई थी वहाँ पे हुआ था 4 कलर थे, फिर सोच रही थी ये चूज़ करूँ, लेकिन उन्होंने बोला ऐसे नहीं होगा। वैसे एक कहानी होती है। अब जैसे मैं जो चीज़ें मैंने लाइफ में की है ना, आप बोलते हो पॉजिटिव कैसे लेते हो, हर चीज़ ना मैं इस्तेमाल कर पा रही हूँ। जैसे मैंने UPSC की प्रिपरेशन की तो ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री था। इतिहास से बहुत प्रेम है मुझे, मतलब बड़ा प्यारा सब्जेक्ट लगता है, खुलकर आप कितना कुछ समझ पाते हैं। तो जब मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिखना शुरू किया था तो इसी बात को मैंने प्रेम से कनेक्ट करते हुए लिखा था कि कई बार तुम मुझसे पूछते हो ना कि तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की पराकाष्ठा क्या है। तुम्हारे प्रेम में पढ़कर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। तो इतिहास की विद्यार्थी होने के नाते मैं तुम्हें इतिहास के लफ्ज़ों में ही जवाब दूंगी। तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मैं दोबारा 1857 की क्रांति कर सकती हूँ, मैं तीसरा विश्व युद्ध लड़ सकती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे प्रेम में मैं अंग्रेजों की घोर यातनाएं भी सह सकती हूँ। पर अगर तुम्हारा प्रेम पाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने टेकने होंगे घुटने और समर्पित करना होगा अपना आत्मसम्मान, तो मैं तुमसे माफ़ी चाहती। तुम्हें इसके बदले में मुझसे मिलेगा सिर्फ और सिर्फ असहयोग आंदोलन, क्योंकि किसी तरीके से मैंने तुम्हारे सामने गिरवी रख भी दी अपनी आज़ादी, तुम्हारे सामने सौंप भी दिया अपना आत्मसम्मान, तो इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा मुझे। तो बस कभी UPSC की जर्नी आ जाती है। मेरी कहानियों में आपको थोड़ा सा मैटरनल फीलिंग भी मिलेगी। एक मेरी सुधा जिज्जी की कहानी है, लोग बहुत पसंद करते हैं, जिसमें उसने अपना बच्चा खो दिया है। और अभी हाल फिलहाल में एक हमने इवेंट किया था सबक फाउंडेशन के थ्रू, सुनो कहानी। उस कहानी के अंदर एक हिस्सा है, उस कहानी के अंदर हमने जो कहानी परफॉर्म की थी उसका नाम था सौभाग्यवती भव, जिसमें आज के टाइम पे मोस्टली कपल्स के बीच में जो इश्यूज़ होते हैं और फिर फिर बेसिक सी बात पे सेपरेशन हो जाता है, और लाइफ में जब तक कोई रहता है आप नहीं समझ पाते, चले जाते हैं तो उसका गिल्ट आपको समझ में आता है। कहानी की टैगलाइन थी कहानी उम्मीद और संताप की। तो उस कहानी में एक हिस्सा मैंने राइट किया था जिसमें वो जो लेडी होती है वो फिजिकल ट्रॉमा के साथ साथ मेंटल ट्रॉमा से भी गुजरती है। तो शायद मेरी कहानियाँ, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ मेरा हिस्सा, मेरी हर कहानी हर कविता में थोड़ा थोड़ा आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि फिर झूठा मैं लिख भी नहीं पाती हूँ। मतलब कहानी कोई भी होती है तो अपने आसपास के परिवेश से ही प्रभावित वही निकल के आता है, क्योंकि वरना वो कहानी अगेन वही बात है जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले करें, दिल से बात निकलती है तभी दिल तक जाती है। अगर आप किसी और की भी कहानी लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उसकी बात को महसूस करके लिख रहे हो, तभी वो दूसरों तक पहुँच पाती है। और खैर, अभी जब आप फंक्शन करते हो या इवेंट्स करते हो, शहर के मतलब देश के कोने कोने में जाकर आप कहानियाँ सुनाते भी हो, लोगों को भी मौका देते हो, तो किस तरीके की कहानी आपको प्रभावित करती है? मैं कोई पर्टिकुलर वो नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ, जैसे एक जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ ना, मैंने एक हिस्सा देखा है। इस बात की कोई नाराज़गी नहीं कि स्त्री हूँ या, पर स्त्रियों को, अब समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं,
पर एक स्त्री होने के नाते ठीक ठाक अभाव देखा है। कोई ऐसा बहुत गई गुजरी फैमिली से नहीं थी, बट वो होता है ना कि जैसे घर में 4 चीज़ें आती थी, कोई बहुत अच्छी चीज़ आई तो वो बचपन से ना दिमाग में मुझे बोलती कभी नहीं थी। इस मामले में बड़ी सहन शक्ति मेरे अंदर रही है, लेकिन वो मतलब दिमाग में हिट करती थी। दादाजी बड़े अच्छे थे, सब कुछ था, लेकिन पोता है तो अरे तुम एक नहीं तुम 2 खा लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुम ले लो। डिस्कशंस में मुझे वो बड़ी अजीब लगती थी। प्रॉपर्टी का डिस्कशन हो रहा है या कोई डिस्कशन हो रहा है मेजर फाइनेंस का, तो स्त्रियों को नहीं पूछा जाता। वो कुछ चीज़ें ना मुझे बहुत हिट करती थी। जैसे आपको नहीं शायद समझ में, जहाँ पे हम बिलोंग करते हैं, मेल खाना खाएंगे, खाना खा के हाथ धुला, उसी थाली में धुला और उठ के चले गए। बहुत बेसिक सा प्रोसेस है, आप धुल के चले गए। स्त्रियां रोज हटाती हैं, लेकिन वो अजीब लगता है। मुझे बचपन से अजीब लगता था कि आपका मूर्खता है। अभी भी बहुत बदलाव आ गया और बहुत सुंदर बात है। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, खाना बनाने के इतने शौकीन हैं, और मुझे वो बोलते हैं मुझे कि निकलो, मतलब अपने सपने पूरा करो, तुम खाना बनाती नहीं, कविताएं पकाती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हो। तो उन्हीं के सपोर्ट से मैं ये चीज़ें कर पा रही हूँ। लेकिन बहुत सारा हिस्सा जैसे होता है ना कि भाई हमारे घर में आ तो रहा है 2-3 लाख रुपए, तुमको क्या ज़रूरत है नौकरी करने की, तुम क्यों जा रही हो बाहर। ज़रूरत है, उसकी भी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो शायद स्त्रियों का हिस्सा ना मुझे बहुत प्रभावित करता है। जो कोई फीमेल बेस्ड कोई स्टोरी होती है, फीमेल बेस्ड कोई पोइट्री होती है, क्योंकि एक स्त्री होने के नाते ठीक ठाक संघर्ष किए हैं। जब आप घर से लड़के निकलते हो किसी तरीके, तो पेरेंट्स का दबाव कि वहाँ से लड़के निकले हैं, ऊपर से समाज ऐसा है कि आप बाहर निकल रहे हो तो बिल्कुल आपको ऑब्जेक्टिफाई करके देखा जाता है। मेट्रो के धक्कों में भी कोई आपको रगड़ते हुए निकल जा रहा है। ये परेशानी आप झेलते हैं, और कई बार कुछ चीज़ें होती हैं आप डर के मारे नहीं बता पाती हैं एज एन फीमेल, कि आप बता देगी तो आपको वापस बुला लिया जाएगा। कई बार कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, लड़कियां परेशान होती हैं, कोई उनको टीज कर रहा है या कोई बहुत टाइम से परेशान कर रहा है, लेकिन वो नहीं बता पाती इस डर से कि घर में बुला लिया जाएगा, वापस वहाँ नहीं करने देंगे। 1-2 एक्सेप्शन केस आजकल हो रहे हैं, पूरा पुरुष जाति डर गया है, सब घबरा गए हैं कि वो पूरा त्राहिमाम बच गया है। नहीं, वो दूसरा एक्सट्रीम है, उसका भी कोई सेंस नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि गलत तो गलत है, स्त्री करे पुरुष करे, गलत तो गलत है। लेकिन हाँ मतलब मेरा अगर पर्सनल देखिए तो फीमेल ओरिएंटेड कोई रचना होती है, और मेरी रचनाएं भी ज़्यादातर फीमेल ओरिएंटेड या फिर मानसिक तनाव के ऊपर, क्योंकि शायद उसका बहुत हिस्सा मैंने झेला है। बहुत सारी डेथ्स देखी है, बहुत सारी 5-6 डेथ मैंने लाइफ में 2 साल के अंदर देखी। तो वो सब हिस्सा ना मानसिक तनाव, मतलब मुझे तो शायद फीमेल वाले हिस्से से ज़्यादा मुझे लगता है कि मानसिक तनाव एक जैसी परेशानी के बारे में बात होनी चाहिए। अभी भी खुलकर बात नहीं होती। मनोचिकित्सक के बारे में बात होनी चाहिए, थेरेपीज के बारे में बात होनी चाहिए। समाज में इसके बारे में खुलकर बात करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। और वो अपनी कविताओं और कहानियों, जो मेरे पास है, जो तरीका है, जो हथियार है, अपनी कलम के ज़रिए मैं वो काम कर रही हूँ। खुलकर मैं अपनी कहानियों में मानसिक इसकी बात करती हूँ, मानसिक परेशानियों। तो अब जब सब द चलता है और आपकी और कहानियाँ चलती हैं, आप ग्रास रूट लेवल पर ले जाना चाह रही हैं, आप गांव में ले जाना चाह रही हैं, ये क्या पिक्चराइजेशन क्या है इसका? लार्जर पिक्चर आप क्या देखते हो, कहाँ तक लेकर जाओगे आप इसे, और कैसे लेकर जाने का प्लान? देखिए सबसे ज़रूरी बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं और अनुराग जो मेरे को फाउंडर हैं, हम दोनों सिर्फ इस तरीके से रन करते हैं कि हम परफॉर्मर हैं। हम कभी नहीं सोचते कि हम फाउंडर हैं। सबद के जितने परिवार के सदस्य हैं, हम उनको बोलते हैं कि हमारे सबदियाँ हैं। हमने उनको नाम दिया है सबदिया। लखनऊ में हम करते हैं, क्योंकि देखिए बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं। मतलब अगर आप करने पे आ गए तो आपके पास ऑप्शंस की, मौक़ों की कमी नहीं है। पर गांव और ये बहुत सुंदर बात है, लोग बोलते नहीं सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, फेसबुक का आ गया, इंस्टा का। मैं तो इस ज़माने को भी प्रेज करती हूँ। हम बहुत सबसे सुंदर एरा में हैं। अगर आप में करने की क्षमता है तो आप कर लीजिएगा, आप कहीं भी होंगे, क्योंकि आप कनेक्ट हो सकते हैं। आज आप मेरी कहानी पहुंचा पाएंगी, इसे सोशल मीडिया के ही थ्रू लोगों तक जा पाएगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को किस वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना समय बेफिजूल खर्च कर रहे हैं या फिर किसी अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो शुरुआत तो हमारा ऐसा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे आजकल ओपन माइक्स होते हैं, आप पैसे दीजिए, आप परफॉर्म करिए, 5 मिनट का स्लॉट है आपके पास। अब 5 मिनट में कोई कहानी कैसे सुना देगा? 5 मिनट में एकदम आपकी घड़ी की टिक टिक चल रही है, आप कैसे 5 मिनट में कोई कहानी या कोई कविता सुना के चले जाएंगे? तो मेरा था कि कम लोग पढ़ें, और पहली बात तो ऐसा ना हो कि पेमेंट कर दी कोई भी आके पढ़े। हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, हमें कंटेंट अच्छा लगता है कि
प्लेटफॉर्म पे पढ़ा जा सकता है तो उस पर्सन को हम पढ़ने के लिए बुलाते हैं। 5 लोग पढ़ें, 10 लोग पढ़ें, बेफिक्र होकर पढ़ें, तसल्ली से 8 मिनट 10 मिनट में अपने मन की बातें कह सकें। बट ये भी ठीक था, लखनऊ वगैरह में फिर भी ऑप्शन है। गाँव का क्या, मैं गांव से बिलोंग करती थी, लिखने का बहुत शौक था, पढ़ने का बहुत शौक था। साल भर में कोई एक आकर कोई प्रतियोगिता करा के चला जाता तो उसी में साल भर एकदम खुश रहती थी। तो मुझे ये था कि वहाँ के बच्चों के पास टैलेंट बहुत है, गाइडेंस की कमी है। तो ये था कि ये कविताएं यहाँ तो चलेंगी, कहानियाँ यहाँ चलेंगी, गाँव के मेड़ों तक कविताएं ले जानी। ऑडियंस कैसे लाते हैं आप? ऑडियंस बच्चे हैं वहाँ के बच्चे खुद आपस में इतनी अच्छी ऑडियंस है, 100-200 बच्चे वहाँ पे हैं। लाइक सरकारी स्कूल में तो बच्चे कम ही मिलते हैं, बट हम ऐसे स्कूल भी हमने चूज़ किए हैं जहाँ के बच्चे ऑलरेडी इतने टैलेंटेड हैं। पर मेरा ये नहीं कि ऐसी जगहों पे भी जाना है जहाँ पे बच्चे इस चीज़ से अवेयर नहीं है। हम वर्कशॉप्स भी करते हैं, बाकी शहरों में जो हम करते हैं उसकी ऑडियंस के लिए क्या होता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी भी ऑडियंस होती हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, इंस्टा पे, बुक माई शो पे, ऑल इवेंट्स वगैरह के थ्रू प्रमोट करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आपका सब वजह और जितनी भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं वो अच्छे से चले, एंड आई विश कि आप जिस लेवल तक इसको ले जाना चाह रहे हो उस लेवल तक जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई विश कि लोग इसे समझें कि नॉट बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड ऑफ ऑल दैट काइंड ऑफ मेडिकल ट्रॉमा, बट बिकॉज ये अब जो सोच है, जिस सोच पे आप काम कर रहे हो, बहुत डिफरेंट, बहुत अच्छी सोच है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, हाईली मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू मैम।